चलो डिविडेंड. Now what is dividend? Dividend is that portion of profit which is to be distributed to shareholder. यानी कि हमने प्रॉफिट कमाया 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, whatever amount, उसमें से जो अमाउंट हमने शेयर होल्डर्स को बांटनी है, ठीक है, दैट इज योर डिविडेंड. ठीक है. अब डिविडेंड डिसीजन क्या है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको, लेकिन फिर से बता देती हूं. डिविडेंड डिसीजन यानी कि हमको कितना प्रॉफिट बांटना है और कितना बचा के अपने पास साइड रखना है. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ मच प्रॉफिट विल बी रिटेन्ड. अब बहुत सिंपल पॉइंट्स आने वाले हैं. उल्टा कॉपीज और बुक्स बंद कर दो, तुम लोग हर पॉइंट आंसर करोगे. ठीक है. मैं सिर्फ तुमको बेस समझाऊंगी. अमाउंट ऑफ अर्निंग. ठीक है. डिविडेंड कहां से पे होता है? करंट अर्निंग से या पास्ट अर्निंग से? तो अब तुम लोग बताओ. अर्निंग हाई तो डिविडेंड, राइट? तो अर्निंग हाई तो डिविडेंड हाई, और अर्निंग लो तो डिविडेंड भी. तो वेरी गुड, पहला पॉइंट क्लियर हो गया. यानी कि डिविडेंड किधर से पे किया जाता है? करंट अर्निंग से या पास्ट अर्निंग से. और अर्निंग हाई होगी तो डिविडेंड हाई होगा, अर्निंग लो होगी तो डिविडेंड लो होगा. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग. यार अब एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी हर महीने स्टेबल है, मतलब प्रॉफिट कमाती है. किसी महीने 10 लाख, किसी महीने 8 लाख, किसी महीने 12 लाख, फिर 10, 8, 9, 12, यानी कि एक तो हर महीने प्रॉफिट कमा रही है, फिर 10 लाख के आसपास कमा रही है. यानी कि ये कैसा डिविडेंड पे कर सकते हैं? हायर या लोअर? हायर. तो वेरी गुड, यानी कि अर्निंग स्टेबल तो डिविडेंड हायर, और अर्निंग अनस्टेबल यानी कि अब एक दूसरी कंपनी है, एक महीने लॉस, दूसरे महीने प्रॉफिट, तीसरे महीने फिर लॉस, चौथे महीने थोड़ा कम लॉस, पांचवें महीने थोड़ा प्रॉफिट, यानी कि अर्निंग हम कह सकते हैं अनस्टेबल है. तो यानी कि ये कंपनी कैसा डिविडेंड देगी? लोअर. कॉमन सेंस वाली बात है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. भैया ये बड़ा अच्छा पॉइंट है. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग अलग है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड अलग है. याद रखना, भूलना मत. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या कहता है मैं बताती हूँ. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कह रहा है भाई साहब वो दिन कब आएगा जब कंपनी आज के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए एक स्टेबल डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी. यानी कि डिक्लेयर कर देगी कि हर महीने तुम्हें 15% डिविडेंड मिलना ही मिलना है, या तुम्हें 20% डिविडेंड मिलना ही मिलना है. वो दिन कब आएगा? जब हमारी आज की नहीं बल्कि आने वाली अर्निंग भी क्या हो जाएगी? स्टेबल. तो कंपनी स्टेबल डिविडेंड कब डिक्लेयर करेगी बेटा? जब उसकी प्रेजेंट प्लस कौन सी इनकम? फ्यूचर क्या हो जाएगी? स्टेबल. जब उसकी आज की ही नहीं बल्कि आने वाली इनकम भी क्या हो जाएगी? स्टेबल. तो वो डिविडेंड भी क्या डिक्लेयर कर देगी? स्टेबल. ठीक है. ये भी बहुत सिंपल था. एक बार रिकैप लेते हैं. अमाउंट ऑफ अर्निंग कहां से पे किया जाता है? डिविडेंड. करंट अर्निंग, पास्ट अर्निंग. अर्निंग ज्यादा, डिविडेंड ज्यादा. अर्निंग कम, डिविडेंड कम. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग. अर्निंग स्टेबल, डिविडेंड हाई. अर्निंग अनस्टेबल, डिविडेंड लो. अब स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, हम स्टेबल डिविडेंड कब डिक्लेयर करेंगे? जब आज की ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली इनकम भी क्या हो जाएगी? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बच्चे गलत कराते हैं, इसको समझना ध्यान से. मैं कह रही हूं अगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हाई है, यानी कि बहुत तगड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है. डिविडेंड देकर पैसा बेकार कर लोगे या अपने पास बचा के रखोगे? बचा के रखोगे. तो डिविडेंड क्या हो जाएगा? आप शेयर होल्डर्स को समझाओगे कि भैया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ रही है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बस. ठीक है. हमने अगर एक दूसरी कंपनी मान लो बंद हो रही है, आप भी वही चीज बनाते हो, वो भी वही चीज बनाते हैं, अब दूसरी कंपनी बंद हो रही है, यानी कि उनके कस्टमर भी आपके पास आने वाले हैं, यानी कि आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, आपको एक आधी मशीन और लगानी पड़ेगी. तो आप अपने शेयर होल्डर्स को समझाओगे बिठाकर कि टेंशन मत लो, अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ रही है, अभी हम तुम्हें कम डिविडेंड देंगे, एक बार ये जब अपॉर्चुनिटी का हम फायदा उठा लेंगे तब तुम्हें डिविडेंड बाद में ज्यादा दे देंगे. तो अपॉर्चुनिटी अगर है तो डिविडेंड लो, और अगर अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की नहीं है तो डिविडेंड. समझ गए? ये बच्चे गलत कराते हैं. बच्चे लिखाते हैं अच्छा अगर ग्रोथ हो रही है तो डिविडेंड हाई, अच्छा ग्रोथ नहीं हो रही तो डिविडेंड लो. ऐसे नहीं लिखना. ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है तो हम अभी डिविडेंड क्या देंगे? कम. और अगर अभी कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो अपने पास पैसा बचा के क्या करोगे? शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करो, तब तक शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड दे दो. चलो अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं. कैश फ्लो पोजीशन. यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है. कैश फ्लो होता क्या है? इट रेफर्स टू, इसकी डेफिनेशन याद रखना, इट रेफर्स टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. कितना कैश आता जाता है. यार अगर तो
हमारा कैश फ्लो पोजीशन गुड है। कैश फ्लो पोजीशन अगर गुड है यानी कि हर महीने अच्छा खासा कैश आता है जाता है, तो आप डिविडेंड क्या डिक्लेयर कर दोगे? हाय, कोई दिक्कत नहीं है, कैश तो आता जाता रहता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी ऐसी है, जैसे कई लोगों का हॉजरी का काम होता है ना, सारी सेल कब होनी है? विंटर्स में। वो स्वेटर्स बनाते हैं, कार्डिगन्स बनाते हैं, और विंटर्स के महीने कितने होते हैं? 2-3, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो यानी कि चाहे लोग प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन इनको कैश कमाना है सिर्फ 3 महीने में। बाकी सारा साल तो बेचारे विदाउट कैश बैठे हुए हैं ये लोग, ठीक है? सिर्फ 3 महीने में कैश आना है इनके पास। तो इसका मतलब है कि इनकी कैश पोजीशन बैड है। तो क्या इन्हें डिविडेंड हाई देना चाहिए? कम। तो ये चीज समझ में आ गई? कैश फ्लो पोजीशन गुड है तो डिविडेंड हाई दे दो, कैश फ्लो पोजीशन बैड है डिविडेंड कम दे दो। चलो, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। यार ये बड़ा सिंपल है। कहते हैं अगर हमारे कुछ शेयर होल्डर्स ये प्रेफर करें कि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट दी जाए हर महीने एज डिविडेंड, ठीक है, मिनिमम उन्होंने बता दिया हमें कितनी हमें चाहिए ही चाहिए, और वो रिटायर्ड है, ठीक है, हम पे डिपेंडेंट है, तो हमें भी वैसा डिक्लेयर करना पड़ेगा। हमें भी वो एक रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमें अपने शेयर होल्डर्स की बात माननी पड़ेगी। तो शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस का भी आपको ध्यान रखना है डिविडेंड डिसीजन लेते टाइम। हम पढ़ क्या रहे हैं? डिविडेंड डिसीजन किन बातों पे निर्भर करता है, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। अब मैं यहाँ पे रुक जाती, अगर तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आना होता तो फिर तो तुम ये 6 पॉइंट याद करते, लिखते, नंबर ले लेते, लेकिन क्या आनी है? और केस स्टडी में उन्होंने इसमें से कोई भी पॉइंट डाल देना केस स्टडी के अंदर और आपको आइडेंटिफाई करने को बोल देना। तो आपको हर एक पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप लैंग्वेज अपनी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो लैंग्वेज गलत नहीं होनी चाहिए, वो इसी पॉइंट के रिलेटेड होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट रिएक्शन। यार ये भी बच्चे गलत लिखाते हैं पता है, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी ताकि तुम गलत ना लिखो। स्टॉक मार्केट रिएक्शन का क्या मतलब है? जब आप एक हायर डिविडेंड पे करते हो, मैं क्या बोल रही हूं? हायर डिविडेंड जब आपने दिया तो स्टॉक मार्केट क्या पहुंचेगी? गुड न्यूज। गुड न्यूज मतलब समझ जाओ कौन सी गुड न्यूज, ठीक है? तो गुड न्यूज पहुंचेगी आपकी कंपनी के बारे में, तो उससे अब क्या होगा? मार्केट में अच्छा रिएक्शन मिलेगा आपको। अगर आपको परवाह है मार्केट के रिएक्शन की तो आप डिविडेंड क्या दोगे? ज्यादा। अगर आप डिविडेंड कम देते हो तो मार्केट में आपकी बैड न्यूज पहुंचेगी कि ये कंपनी तो अच्छा डिविडेंड देती नहीं है और आपकी इमेज डाउन होगी। तो अगर आपको फर्क पड़ता है स्टॉक मार्केट के रिएक्शन से तो आप सोच समझकर डिविडेंड दोगे, ठीक है? बस ये लोग ये बता रहे हैं इस पॉइंट में। क्लियर हो गया? ये स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या है? गुड न्यूज और बैड न्यूज के रिलेटेड है कि अगर आप जैसा डिविडेंड दोगे वैसी न्यूज स्टॉक मार्केट में पहुंचेगी, आगे वैसा ही असर आपके शेयर के प्राइस पे पड़ेगा। तो आप जैसा असर चाहते हो उस हिसाब से वो कह रहे हैं आप डिविडेंड दो। अब आगे, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन बहुत अच्छा समझने वाला पॉइंट है। यार रिलायंस, टाटा, बिरला को कोई कमी है? ले, सोने की चप्पल डालते होंगे, हम तो इमेजिन कर सकते हैं। अंबानी जी सुबह उठते होंगे, है ना? तो इनको कोई दिक्कत नहीं है व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट बोले तो स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जाना कोई आसान काम थोड़ी है यार। पहले आपको जी, अगर आपने 11th क्लास में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्टेज आती है, सेबी के आगे आप फाइल पेश करते हो, स्टॉक मार्केट के आगे फाइल पेश करते हो, लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, प्रोस्पेक्टस छापते हो, अंडर राइटर्स अपॉइंट करते हो, बहुत खर्चा है यार, बहुत खर्चा है। अगर तो आपकी कंपनी बहुत तगड़ी है, रिलायंस, टाटा, बिरला, इन लोगों की तरह, पिरामल्स की तरह, तो आपके लिए कैपिटल मार्केट को एक्सेस करना मुश्किल नहीं है। और हो सकता है यार ऐसी कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं ना वो पब्लिक खरीद भी लेती है, क्योंकि पब्लिक को इन कंपनीज के अंदर फेथ होता है। लेकिन अब एक छोटी कंपनी है, मान लो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कैपिटल मार्केट जा सके, ठीक है? उनके लिए एक्सेस टू कैपिटल मार्केट बहुत मुश्किल है, तो वो डिविडेंड अच्छा देंगे ताकि उनके शेयर होल्डर्स वगैरह सब जो है वो मेंटेन रहे, ठीक रहे, सब कुछ उनका बढ़िया चलता रहे, ठीक है? सो दिस इज योर एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ठीक है? अब उसके बाद आ गया आपके पास लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। दिस इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, ये दो पॉइंट्स अक्सर केस स्टडीज में आते हैं। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यार व्हाट इज लीगल कॉन्स्ट्रेंट? सरकार ने, आपको पता है सरकार मिनिमम वेज सेट करती है। जो हमारे घर में दिहाड़ी लेबरर होता है उसको एक मिनिमम अमाउंट सरकार ने सेट की हुई है, इतनी देनी ही देनी है। सरकार ने मिनिमम डिविडेंड भी सेट किया हुआ है 15% टोटल कैपिटल का। यानी कि अगर आपकी टोटल कैपिटल 30 लाख लगी हुई है शेयर्स के थ्रू,
तो आपको उसका कितना % देना पड़ेगा डिविडेंड? 15% आपको उसका देना पड़ेगा कानून के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई मैंने क्या बोला? तो जो लॉ है, जो कानून है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए आपने उसी तरीके से डिविडेंड देना है। अब कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैंने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है 20 लाख का बैंक से, अब मैंने 20 लाख रुपए और रेस किए शेयर्स के थ्रू। अब बैंक आएगी, ए सुनो एक मिनट, मैं कहूंगी हाँ जी बोलिए जी। बैंक वाले मुझे बोलेंगे मुंह चक के कुछ भी डिविडेंड नहीं दे सकते अब तुम लोग कि 20% दे दिया, 25%। ऊपर वाला पॉइंट याद है ना, मिनिमम 15% तो मेरे को देना ही देना है। लेकिन अब मेरे को बैंक वाले बुलाएंगे और बोलेंगे ज्यादा डिविडेंड नहीं देना, पहले हमारे लोन की अमाउंट वापस करो, पहले हमारा इंटरेस्ट चुकता करो, किस स्पीड से करो। अब मुझे उनकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगर लोन में इंटरेस्ट पेमेंट भी कंपलसरी है और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी कंपलसरी है, लेकिन शेयर्स में एक तो डिविडेंड पेमेंट कंपलसरी नहीं है, और दूसरी क्या चीज है बताओ कि जो आपका कैपिटल होता है, जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, वो आपने कब रिटर्न करना है? ऑन द डे ऑफ लिक्विडेशन। तो थोड़ा ज्यादा टेंशन किसकी रहती है? डेट की। तो जो आपको वो लोग रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ना, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं कि कम डिविडेंड दो, तो आपको कम डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि आपका उनके साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करेंगे कि जब तक हमारा लोन आप पूरा नहीं करते, तब तक आप शेयर होल्डर्स के को ज्यादा पैसा नहीं बांट सकते। तो ये थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ओके, अब आपने क्या करना है आज घर